नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुलाम वंश के बहुत प्रारंभिक सभी शासकों के बारे में बातचीत की थी और हमारे पास अंतिम जो योग्य शासक उस वंश का था वो गयासुद्दीन बलबन। बलबन के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। बलबन इस वंश का 9वां शासक था और इस वंश का 9वां शासक था। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गयासुद्दीन महमूद के समय में गयासुद्दीन महमूद से उसके वैवाहिक संबंध थे, इसलिए उसके समय में वो उसका नायब के रूप में ही कार्य करता था। तो यानी वो 1246 से ही कार्य करना उसने शुरू कर दिया था और 1265 में गयासुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई। तब तक वो नायब के रूप में कार्य करता था, लेकिन सभी प्रकार की सत्ता उसी के हाथ में थी। उसके बाद जब महमूद की मृत्यु हुई तो उसके उपरांत जो है बलबन शासक बन गया। तो इस प्रकार से फिर उसने 20 वर्ष तक शासक के रूप में कार्य किया। यानी उसने उसके बाद 1266 से लेकर और 1287 तक 87 तक उसने राज्य किया। तो ये गुलाम वंश का 9वां शासक था और ये बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था, लेकिन इसको दास्ता से मुक्ति मिल चुकी थी, इसलिए इसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। इसने सिंहासन होने के बाद उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण करी और उसके बाद उसने बहुत ही दृढ़ता से राजत्व संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसका राजत्व संबंधी सिद्धांत की विशेषता ये थी कि वो ये मानता था कि राजा का पद जो है वो ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देता है। इसलिए राजा अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी रहता है। इस प्रकार वो दैवी अधिकार के सिद्धांत को मानता था और बलबन ने स्वयं को जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, ये के रूप में उसने माना। ये उसने सिद्ध करने का प्रयास किया कि कोई भी शासक किसी को बनाता नहीं, ईश्वर की कृपा से ही व्यक्ति शासक बनता है। ये दैवी अधिकार का सिद्धांत है। उसने स्वयं को अपने आप को अफरसियाब के वंश का और बहुत उच्च कोटि के वंश का सिद्ध करने का भी प्रयास किया। और उसने ये कहा कि जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जो निम्न कुल में जिसने जन्म लिया है, ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे क्रोध के मारे मेरी तलवार पर हाथ पहुँच जाता है मेरा। तो इस प्रकार से उसने ईरानी आदर्शों का पालन किया और उसने ईरानी जितने भी त्यौहार थे वो अपने भारत में अपने दरबार में मनाने शुरू कर दिए। जैसे उसने सिजदा यानी ज़मीन पर लेट का अभिवादन करना और ईरानी नौरोज़ त्यौहार ये सब वगैरह उसने मनाने शुरू कर दिए। उसने अपने शासनकाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया वो 40 अमीरों का दल जो इल्तुतमिश ने गठन किया था, जिनके साथ बैठकर वो शासन करता था। उन 40 अमीर के दलों का इसने नाश किया। 40 अमीरों के जो दल के सदस्य थे उनके ऊपर उसने छोटे छोटे आरोप लगाए और आरोप लगा के उसने उनको किसी को मरवा दिया, किसी को किसी तरीके से, यानी इस तरीके से उस 40 अमीरों के गुट को उसने अलग अलग कर दिया और उनका नाश कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने चचेरे भाई तक की उसने हत्या करा दी, क्योंकि वो 40 अमीरों के गुट का सदस्य था। उसने अपना जो स्पाई सिस्टम था, गुप्तचर विभाग था, उसको बहुत ही मजबूत बनाया। और इसलिए क्या था, उसके गुप्तचर पूरे देश में फैले हुए थे और उसको जो है जितना भी उसका शासन का क्षेत्र था उसकी हर चीज़ की जानकारी उसको समय से पूर्व ही मिल जाती थी। उसने सेना का भी पुनर्गठन किया, क्योंकि वो समझ गया था कि देश में यदि शासन मजबूत करना है और दृढ़ता से करना है और निरंकुश राज्य स्थापित करना है तो सेना का पुनर्गठन बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसने सेना का पुनर्गठन किया और दीवानी आरिज नाम का ये अधिकारी के अंतर्गत सेना जो बहुत ही दृढ़ता से काम करने लगी। उसने अयोग्य सैनिकों को और निर्बल सैनिकों को पदमुक्त कर दिया और इस प्रकार और इसके समय में जितने भी विद्रोह हुए उसका इसने बहुत ही निर्ममता से दमन किया। जैसे दोआब में मेवातियों ने विद्रोह किया था, उसका भी इसने दमन किया। बंगाल का शासक था तुगरिल खां, उसने विद्रोह किया था, उसके विद्रोह का बहुत ही निर्ममता से इसने दमन किया। कहा जाता है कि इसने वहाँ बाजार में जो है खीलें ठुकवा दी थी, उसमें उन लोगों को विद्रोहियों को ठुकवा दिया इसने। इस प्रकार से इसने बड़ी निरंकुशता से, इसकी नीति को लौह और रक्त की नीति भी कहा जाता है, क्योंकि इसने निरंकुशता से शासन किया। इसकी न्याय व्यवस्था बहुत मजबूत थी और न्याय में ये किसी प्रकार का भेदभाव ये नहीं करता था। बलबन की 1246 में यानी
1286 में मृत्यु हो गई। और इसका जो बड़ा पुत्र था मोहम्मद, वो इसके जीवन काल में ही एक युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। और इसका जो दूसरा पुत्र था बुगरा खां, वो बिल्कुल भी शासन में के प्रति उदासीन था, वो इंटरेस्टेड नहीं था। इस प्रकार से इसका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। इसकी मृत्यु के बाद में कैकुबाद नामक शासक बना, जो कि बहुत ही जल्दी उसकी हत्या कर दी गई। और एक जलालुद्दीन खिलजी नामक एक व्यक्ति ने उसकी हत्या करवा दी, और इसके बाद खिलजी वंश का शासन शुरू हुआ। तो अभी हमने जितना स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है, वो 1206 से और 1290 तक ये स्लेव डायनेस्टी में गुलाम वंश का शासनकाल था, गुलाम शासकों का शासनकाल था। और इसका अंत हुआ, इसका अंतिम शासक कैकुबाद था। प्रथम शासक इसका कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसमें हमने सभी के बारे में पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, नासिरुद्दीन महमूद, उसके बाद बलबन, इन सब के बारे में पढ़ा। यही स्लेव डायनेस्टी के शासक थे। और 1290 में गुलाम वंश का अंत हुआ और हिंदुस्तान में एक नए वंश की शुरुआत हुई, जिसे हम खिलजी वंश के रूप में जानते हैं। इसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ये दो शासकों के बारे में हम जानेंगे। ये दोनों ही शासक योग्य थे, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की बहुत जल्दी हत्या कर दी गई और अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बाद बहुत वर्षों तक राज्य किया। और उसके बारे में बहुत कुछ हम सुनते रहते हैं, जानते हैं और जानना भी चाहते हैं। तो अब हम उसके बारे में अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। और धन्यवाद। आपको ये 1206 से 1200 हमने यहाँ शुरू किया, हमने तुर्कों के आक्रमण से। अरबों का आक्रमण पढ़ा हमने, फिर तुर्कों का आक्रमण पढ़ा, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के बाद ये गुलाम वंश की स्थापना है। इसके जो गुलाम वंश के शासक थे, ये गुलाम वंश शासक होने के बाद भी गुलाम कहलाते थे, क्योंकि इसके जितने भी शासक हैं, ये अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में गुलाम रहे हैं। हालांकि इल्तुतमिश ने ही इन लोगों को गुलामी से जो स्वतंत्रता का प्रमाण पत्र है, वो बगदाद के खलीफा से लेना पड़ता था। तो खलीफा ने इनके पद की स्वीकृति दे दी थी, सुल्तान पद की, इसलिए फिर ये सुल्तान कहलाने लगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहा, लेकिन इल्तुतमिश के बाद सुल्तान कहे जाने लगे, क्योंकि इनको दास्ता से भी मुक्ति मिल गई थी और इन्होंने खलीफा से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार से ये इस वंश का अंत हुआ। और अब हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए और अपने साथियों को भी बोलिए। अगर इतिहास के सामान्य जानकारी आपको चाहिए, इन वीडियो से आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।